नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ेंगे जिसने जब अपना विचार देना शुरू किया तो दुनिया में एकदम उथल पुथल सी मच गई। कुछ राज्यों में, कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन तक हो गया। तो दोस्तों, ऐसे राजनीतिक विचारक का नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म वास्तव में जर्मनी के पश्चिमी पर्शिया शहर में, ट्रीविज शहर में हुआ था। दोस्तों, 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। जब कार्ल मार्क्स छोटे थे, इनकी आयु लगभग 6 वर्ष की थी, तो इनके माता पिता ने अपना धर्म छोड़कर यहूदी धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों, इससे बालक मार्क्स के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इन्होंने धर्म को एक नकारात्मक तत्व के रूप में देखा और इन्होंने कहा, दोस्तों, धर्म अफीम की गोली है। मार्क्स ने कहा, धर्म अफीम की गोली है जिसके नशे में अमीर गरीब का शोषण करता है। तो इस तरह से दोस्तों, कार्ल मार्क्स धर्म के विरोधी हैं, राज्य के भी विरोधी हैं। मार्क्स का जो विचार है दोस्तों, वो मार्क्स के साथ साथ एंगल्स का भी विचार माना जाता है। एंगल्स जो उद्योगपति थे, जर्मनी और इंग्लैंड दोनों में उद्योग कारखाने थे। इनका मार्क्स से मुलाकात होती है और दोनों दोस्त हो जाते हैं, सच्चे गहरे दोस्त हो जाते हैं। मार्क्स अपने विचारों को सिद्धांतकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो एंगल्स जो है प्रचारक के रूप में इनका साथ देते हैं। मार्क्स अपने विचारों को, अपने सिद्धांत को हमारा समाजवाद कहकर संबोधित करते हैं। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के पिता माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के पिता माने जाते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवाद था वो एक काल्पनिक विचार थी, एक काल्पनिक समाजवाद था जिसका प्रचलन इंग्लैंड में था और इसके जनक दोस्तों रॉबर्ट ओवन माने जाते हैं। जो समाजवाद है, काल्पनिक समाजवाद, इसके जनक रॉबर्ट ओवन माने जाते थे, जबकि समर्थकों में चार्ल्स फ्यूरियर और टॉमस मूर का प्रमुख स्थान है। टॉमस मूर की एक प्रसिद्ध किताब यूटोपिया की चर्चा मिलती है, जिसमें इन्होंने काल्पनिक समाजवाद की बात कही। वेपर ने इन काल्पनिक समाजवादियों के संदर्भ में कटाक्ष करते हुए लिखा था कि इन्होंने सुंदर गुलाब के फूल की कल्पना तो की, लेकिन इसके लिए वास्तविक जमीन तैयार नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सुंदर गुलाब के फूल की कल्पना तो की, लेकिन काल्पनिक जमीन तैयार नहीं किया। यह कथन वेपर का है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक हैं जो हीगल से बहुत प्रभावित थे। किसके प्रभावित थे? जर्मन विचारक हीगल से बहुत प्रभावित थे और आंग्ल फ्रांसीसी समाजवादियों से भी प्रभावित थे। दोस्तों, हीगल से प्रभावित जरूर थे कार्ल मार्क्स, लेकिन हीगल के दर्शन को इन्होंने उलटने का कार्य भी किया था। जब हीगल ने कहा कि राज धरती पर ईश्वर का अवतार है, जो राज्य है धरती पर ईश्वर का अवतार है, तो कार्ल मार्क्स ने इनकी बातों को उल्टा करके सीधा करने का प्रयास किया। कहा कि जो राज्य है धरती पर ईश्वर का अवतार नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा गढ़ी गई एक संस्था है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य का निर्माण पूंजीपतियों, उद्योगपतियों ने किया है, अमीरों ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो शोषण को विधिक रूप, वैधानिक रूप प्रदान कर सकें। तो एक तरह से राज्य मानवकृत रचना है, राज्य का निर्माण ईश्वर या देवता द्वारा नहीं किया है। इस बात का हीगल के इस बात का कार्ल मार्क्स खंडन करते हैं। दोस्तों, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद या सर्वहारा समाजवाद के जनक भी माने जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद, सर्वहारा समाजवाद के जनक माने जाते हैं और ऐतिहासिक पद्धति में ये विश्वास रखते हैं। इनके समाजवाद को वैज्ञानिक इतिहास पर आधारित है, इसलिए ऐतिहासिक पद्धति भी कहा जाता है। दोस्तों,
कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि मार्क्सवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, मार्क्सवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह कथन किसका है? यह मार्क्स का है। जैसे गांधी जी ने एक बार कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, वैसे मार्क्स ने भी कहा मार्क्सवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। इनके विचारों पे एक महान विचारक लास्की ने कमेंट्स करते हुए कहा कि मार्क्स ने साम्यवाद को बहुत अस्त व्यस्त अवस्था में पाया और इसे व्यवस्थित करते हुए एक आंदोलन का रूप दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो वैज्ञानिक समाजवाद था, इसके पहले काल्पनिक समाजवाद के रूप में अस्त व्यस्त की स्थिति में था। जब मार्क्स आए तो इस साम्यवाद समाजवाद को व्यवस्थित रूप करते हुए आंदोलन का रूप दे दिया। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने बहुत शानदार बातें संसद के बारे में कही हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा संसद जो है गप मारने की दुकान है और सांसद जो हैं पूंजीपतियों के वकील हैं, पूंजीपतियों के दलाल हैं। संसद को गप मारने की दुकान और सांसदों को पूंजीपतियों के वकील, पूंजीपतियों के दलाल के रूप में कौन से विचारक ने संबोधित किया? कार्ल मार्क्स ने संबोधित किया। तो इसके बाद हम पुस्तकों की एक लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे जर्मन आइडियोलॉजी, ये सारी किताबें कार्ल मार्क्स की लिखी हुई हैं। जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स हैं। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं। दोस्तों इसी को अगर थोड़ा सा उलट दें, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी कर दें, तो ये प्रूदो की किताब का नाम हो जाता है। प्रूदो जो अराजकतावादी विचारक हैं। तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी अच्छे से याद रख लीजिए, ये मार्क्स की है, जबकि फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ये प्रूदो की किताब का नाम है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की किताब है। यह सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। मार्क्स के जितने भी किताब हैं सबसे बड़ा ग्रंथ दास कैपिटल है। इसके बाद दोस्तों द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी कार्ल मार्क्स की किताब है। अगर इसी में थोड़ा सा अंतर करें, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये किताब अगर हम प्रिंसिपल जोड़ दें द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो वो जीएस मिल की किताब हो जाती है। जबकि द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कार्ल मार्क्स की किताब है। दोस्तों द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये भी मार्क्स की किताब है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत प्रसिद्ध है। यह समाजवाद की, साम्यवाद की बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध है। साम्यवाद की बाइबिल के नाम से कौन सी किताब प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो प्रसिद्ध है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र भी अंग्रेजी में बोलते हैं। पूछ लिया जाए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। कौन सी किताब जो साम्यवाद की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो साम्यवाद की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस किताब में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को ललकारते हुए एक नए आंदोलन की बात कही है, साम्यवाद की स्थापना की बात की है, पूंजीपतियों को उखाड़ने की बात कही है। इसके बाद वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये भी कार्ल मार्क्स की किताब का नाम है। दोस्तों मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, ये हम जान चुके हैं। और वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत मार्क्स ने कुल 4 सिद्धांत दिए थे, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद। अगला दोस्तों मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी मार्क्स ने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इन चारों सिद्धांत को हम राजनीतिक सिद्धांत का जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें हम बारी बारी से बहुत गहराई से पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ पॉलिटिकल थिंकर पढ़ रहे हैं और कुछ प्रमुख तत्वों का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको हम जब राजनीतिक विचार पढ़ेंगे, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, तब पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है हम अगला बिंदु जो पढ़ेंगे वो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्स के क्या विचार हैं। दोस्तों मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में कोई सीधे विचार नहीं दिया, बल्कि राज्य के कार्य के बारे में ज़्यादा अपना
उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और इनके जो राजनीतिक प्रतिनिधि एंजल्स हैं, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में खुलकर विचार प्रकट किया। दोस्तों, एंजल्स ने बताया कि प्रारंभिक समाज जब विद्यमान था, एंगल्स या एंजल्स दोनों नाम से जानते हैं। एंगल्स ने बताया कि प्रारंभिक समाज विद्यमान था, उस समय समाज में निजी संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उत्पादन का जो साधन था वह साझा था और समाज पूरी तरह से वर्ग विहीन था और राज्य विहीन था। मतलब वर्ग नहीं था और राज्य जैसी चीज़ें भी नहीं थी। तो समाज में सब अच्छे से चल रहा था। क्योंकि लोगों की निजी संपत्ति नहीं थी और जो उत्पादन का साधन था वो पूरी तरह से साझा था, सार्वजनिक था, पब्लिक का था, कोई भी यूज कर सकता था और न तो वर्ग था और न ही राज्य की ज़रूरत थी। लेकिन एक ऐसा दौर आया इस समाज में, एक समय में एक ऐसा दौर आया जब उत्पादन का साधन के रूप में निजी संपत्ति का उदय हुआ और जैसे ही निजी संपत्ति का उदय हुआ, समाज में उत्पादन के साधन के रूप में लोगों के पास जो उत्पादन का साधन जो व्यक्ति था, उत्पादन के साधन का जो मालिक था वो अमीर कहलाया और जो उत्पादन के साधन नहीं अपने पास रख पाया वो गरीब कहलाया। कहने का आशय यह है कि उत्पादन के साधन के रूप में अगर चक्की आटा किसी के पास है, आटा चक्की है, तो वो अमीर हो गया, लेकिन जिसके पास आटा चक्की नहीं है वो गरीब हो गया, वो उसमें श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, जो अमीर है, जो चक्की आटा का मालिक है, वो अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए एक संस्था का निर्माण करता है वो अमीर आदमी, और वो संस्था क्या होती है? वो संस्था राज्य है। तो राज्य किसकी देन है? राज्य अमीर व्यक्तियों की बनाई हुई एक संस्था है, मानवीय संस्था है। राज्य को अमीरों ने क्यों बनाया है? क्योंकि इन गरीबों का शोषण किया जा सके, इन गरीबों का शोषण करें, गरीब जो है हो हल्ला न मचाएं, आंदोलन न करें, इसलिए राज्य जैसी संस्था बना दिए हैं और शोषण को वैधानिक रूप दे दिए हैं। तो मार्क्स के दोस्त एंजल्स इस विचार को रखते हैं कि जो राज्य है वो अमीरों के संरक्षण के लिए, अमीरों के हित के लिए अपने अस्तित्व में आया हुआ है। ये शोषणकारी संस्था है और जैसे ही समाज आता है वैसे ही, जैसे ही राज्य आता है वैसे ही अमीर और गरीब नाम के दो वर्ग हमारे सामने आते हैं और वर्ग आने के बाद दोनों में टकराव होता है, संघर्ष होता है। तो इस तरह से राज्य का उदय होता है। तो कार्ल मार्क्स के विचारक साथी एंजल्स ने बहुत शानदार तरीके समझाया। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए, जैसे मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य कैसी संस्था है? एक कृत्रिम संस्था है, मानव द्वारा बनाई गई संस्था, और इसका निर्माण पूंजीपतियों ने किया है। क्यों किया है? अपने हितों का संरक्षण करने के लिए। मार्क्सवाद राज्य या वर्ग द्वारा एक दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण मानता है। जो मार्क्सवाद है वह राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण मानता है। जो राज्य है यह एक वर्ग द्वारा, अमीर द्वारा गरीब के शोषण का उपकरण है राज्य, यही तब अर्थ। दोस्तों, मार्क्स फिर कहते हैं कि अंतिम उद्देश्य है, जो अंतिम उद्देश्य है मार्क्सवाद का, वह राज्य को खत्म करके वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य है कि राज्य जो संस्था है इसको पूरी तरह से खत्म करके जो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना की जाए, यही साम्यवाद है। दोस्तों, मार्क्स मानते हैं कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। जैसे मार्क्स ने पहले कहा, जो राज्य है वकीलों, संसद में जो है सांसद का दलाल है। थोड़ा काटो तो।
तो दोस्तों मार्क्स इस तरह से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम पॉलिटिकल साइंस शुरू से लेके अंत तक पढ़ा रहे हैं क्रम बाय क्रम। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, धन्यवाद।